की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद भाजपा ने वहां पर आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया है। एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सैनी समाज ने भी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रदेश की समस्त जनता का आभार प्रकट किया है। साफ तौर पर जिस तरह से एग्जिट पोल पर नजर थी सबकी, तो उस हिसाब से भाजपा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पर कल जैसे जैसे चुनावों के नतीजे निकलने सामने आने लगे, उसके बाद भाजपा अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आई और सब आंकड़े, बहुमत का आंकड़ा भाजपा ने पार किया। बड़ी खबर है इस वक्त, और उत्तराखंड में खुशी मनाई गई। खाली उत्तराखंड में नहीं, हर एक राज्य में इस बात की खुशी मनाई गई। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने बनाने जा रही है और वहीं पर हरियाणा में तीसरी बार यह सरकार बनी है और भाजपा ने आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा भी करवाया और सैनी समाज ने भी हरियाणा की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा, आइए देखिए। आज महाराजा भगत विशाल सैनी सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा था, महाराजा भगत विशाल सैनी सभा ने चुनाव में नवाब सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर और उनके नेतृत्व में आज बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहां पर बनने का काम हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज हमने पटाखे छुड़ाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। हरियाणा सरकार के बारे में मुझे कहना है, धन्य हो भारत माता के सपूत, हिंदुस्तान के हृदय सम्राट, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हरियाणा के अंदर उन्होंने पहले से ही एक नौजवान साथी, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के समस्त सैनिक के गौरव श्री नायब सिंह सैनी जी को 6 महीने पहले कमान सौंपी थी। धन्य हो हरियाणा की जनता को, धन्य हो हरियाणा के सौर समाज को। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा की जनता को कि जिस तरह हमारे नायब सिंह सैनी जी ने स्वर समाज के लिए 500 रुपए का रेट घटा करके 500 रुपए का सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को घर चलाने के लिए दिया है और 1,20,000 जो संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया है। क्योंकि आपकी न्यूज पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो नायब सिंह सैनी जी के और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के किए हुए काम सुबह से शाम तक 10 दिनों तक गिनाए जाए हुए भी पूरे नहीं हो सकते हो। मैं पुनः हरियाणा की जनता का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के नेताओं का और मोदी जी का, अमित शाह जी का और अपने योगी जी का धन्यवाद। 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में हुए बड़े साइबर अटैक में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां हैकर्स ने 186 सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। लेकिन वहीं आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद भरने ने कई अफवाहों पर रोक लगाते हुए इस अटैक में अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इसकी जांच के लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी इस मामले को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि साइबर अटैक पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। जब सरकार अपनी ही वेबसाइट नहीं बचा पा रही है तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि शुरुआती दौर में जब यह वायरस आया तो इसको वायरस माना जा रहा था, लेकिन जब टेक्निकल लोगों ने इसको सही से जांचा परखा तो ये एक साइबर अटैक सामने आया है और इस पर तुरंत ही सरकार ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और जल्द ही वे लोग गिरफ्तार भी किए जाएंगे। आईटीडीआई की क्या गलती है? जैसा मालिक कहेगा वैसा करेंगे। ये सरकार ने फेस सेविंग के लिए गलत बयान दिलवाया था और अब खबरें आ रही हैं कि इसमें फिरौती भी मांगी गई है। सरकार का फेलियर है, सरकार के सिस्टम का फेलियर है
मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ठीक नहीं है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। और किसी भी घटना को घटने के बाद जिस तरीके से स्पष्ट चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, और ये राज्य की और मुख्यमंत्री दोनों की छवि को खराब करता है। देखते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो कानून का काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। निश्चित ही ऐसे अपराधियों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, और प्रदेश की जो आईटी डिपार्टमेंट है या जो भी इनका इस सब चीज़ को देख रहा है, उसको और चाक चौबंद करने की जरूरत है, ताकि कोई इस तरह का साइबर अटैक दोबारा से ना। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब ये तो आईटी फील्ड के लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जितना मुझे आइडिया है, जितना मेरा अनुभव है, कि प्राइमा फेसी कहीं भी जब कोई इस तरह की कोई डिवाइस पर कोई प्रभाव आता है तो हम लोग कहते हैं वायरस आ गया, सामान्य तौर पर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी बड़े लेवल पर कोई हैक कर सकता है इस सिस्टम को, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो प्राइमा फेसी लगता है कि साहब उसमें कोई वायरस आ गया होगा, लेकिन जब उसकी डिटेल में गया तो उससे पता चला होगा कि शायद ये हैक की गई है, इसमें कोई अपराध घटित हुआ है, और आज उस पर मुकदमा भी कायम हुआ है, उसकी जांच भी होगी। और मेरा ये कहना है, क्योंकि ये एक अपने तरीके का, एक अलग तरीके का अपराध है, ये पहली बार ऐसा सुनने में यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे सरकार और शासन में जो भी लोग इस काम को देख रहे हैं, उनको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह के जो साइबर क्राइम है, इसके जो लोग हैं, इनका इंटेलेक्ट काफी हाई होता है, हर किसी के बस का नहीं है ये, तो हमको उससे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। हमें अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में इस तरह घटनाएं न घट सके। ये हमारे लिए एक सबक है, आगे हम इस पर काम करेंगे। देहरादून नगर निगम ने दून शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अनुबंधित कंपनी EESL से मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बार बार आ रही शिकायतों के बाद निगम की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी कार्य प्रणाली में सुधार न होने के बाद निगम ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का कार्य अब निगम खुद करेगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने EESL कंपनी के साथ 27 जुलाई 2017 में और 5 सितंबर 2020 को दूसरा अनुबंध किया था। खराब लाइटों की शिकायत पर मरम्मत 48 घंटे के भीतर करने का नियम था, लेकिन सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों तक का निस्तारण करने में 15 दिन तक का समय लग रहा था। जिलाधिकारी व प्रशासक नगर निगम ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र जारी कर दिया। निवर्तमान पार्षदों ने मांग की है कि लाइटों की सप्लाई का काम भी निगम अपने हाथों में ले, वेंडरों के भुगतान में की गई कटौती की धनराशि की रिकवरी की जाए। EESL कंपनी 2017 से लगातार निगम के लिए काम कर रही है। उनके द्वारा जिस कंपनी को फर्दर मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है स्ट्रीट लाइट्स की, उसके द्वारा कार्यों में लगातार कोताही बरती जा रही थी। EESL कंपनी को कई बार अवगत कराने के पश्चात भी प्रणाली में सुधार नहीं आया, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी इन पर एक्शन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु कोई उनमें सुधार नहीं आया। इस वर्ष अगस्त में फिर से नोटिस दिया है, परंतु अभी भी सेम स्थिति है। इसके कारण नगर निगम के द्वारा भी स्वयं स्ट्रीट लाइट का काम कराया जा रहा है और EESL को इस कार्य से ऑफिशियली पृथक कर दिया गया है। देहरादून में शहर के बाहर से आए व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें किराएदारों के सभी दस्तावेजों की और साथ ही ऐसे किराएदारों के या मकान मालिक हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने 76 से अधिक मकान मालिकों पर किराएदारों का सत्यापन न कराने पर चालानी कार्रवाई की है, जिसमें 7,60,000 रुपए से अधिक का चालान किया गया है। डेफिनेटली जिस तरह से लोग रेंट अपना किराए पर कर रहे हैं और उसके बाद देखते नहीं है कि उसमें कौन रह रहा है, उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कराए कि नहीं कराए। और ये बात भी देखने को मिल रही है सत्यापन अभियान में कि रेंट पर कोई और ले रहा है, लेकिन वो आगे किसी को सबलेट कर देता है 1 महीने 15 दिन जो भी है। तो ये एक्टिविटी के कारण ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रुक जाते हैं। तो सत्यापन अभियान हमारा चल रहा है, लेकिन ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सभी की जिम्मेदारी भी, हमारे जितने भी लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी अपने किराए पर देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हो या फॉरेन नेशनल, तो मैंडेटरी है कि आपको कहीं ना कहीं उसका डॉक्यूमेंट्स थाने पर पहले जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी एक्टिविटी को जो पनपने का जो एक आधार बन रहा है, तो इसीलिए मकान मालिक को भी बैठाकर इससे पूछताछ की जा रही है, किसके माध्यम से ये पहुंचे थे यहाँ पर, किसके माध्यम से इसको रेंट पर दिया गया था। तो ये सारी चीजें तराई केंद्रीय वन प्रभाग में वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वन तस्करों ने वन विभाग को चुनौती देते हुए भारी मात्रा में खैर के पेड़ को काटकर तस्करी कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बताया जा रहा है कि तराई केंद्रीय
वन विभाग के टांडा रेंज अंतर्गत देर रात वन तस्कर खैर की पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग की गश्ती टीम ने जंगल से पिकअप वाहन से लकड़ी से लाते हुए रोकने की कोशिश की तो वन तस्करों ने पिकअप गाड़ी से वन विभाग की गश्ती गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 वन कर्मी घायल हुए हैं। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर 2 तस्करों को धर दबोचा, जबकि 4 तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। पूर्व में इनका रजिस्टर्ड इतिहास नहीं है, अपराध इनके खिलाफ दर्ज नहीं है, लेकिन ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये चोरी करते रहते हैं। ये यहाँ पर एक मकरंदपुर गांव है थाना गदरपुर में, उसका एक लड़का है सोनू, ये पूर्व में वन अपराधों में लिप्त रहा है और इनके द्वारा बताया गया कि हम ये जो खैर ले जाते हैं हम उसी को ये खैर देते हैं। तो इसका इतिहास नहीं है, लेकिन ये इनके साथ कई समय से काम करता रहा है और जहाँ ये कल लकड़ी पकड़ी गई है इसमें 3 पेड़ खैर के कटे हैं। उस स्थान से 2-3 बार पहले भी खैर ले जा चुके हैं, ऐसा इसने स्वीकार किया है। और हमारे स्टाफ ने जो आज मौके पर पूरा मौका मैंने किया तो उस एरिया में कुछ खैर के पेड़ कटे पाए गए हैं, जिसकी अभी गहन जांच की जा रही है। इस संबंध में हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा जो तराई केंद्र के डीएफओ साहब हैं अमीश तिवारी साहब, उनके द्वारा इस काम में एसओजी को भी लगाया गया है। एसओजी इंचार्ज हमारे साथ हैं और जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको शीघ्र गिरफ्तार करें और उनको दंड दिलाएं। देखिए, बरामद लकड़ी की जो कीमत अगर हम बताएं तो ये लगभग 50,000 की होगी, लेकिन पूरी लकड़ी जो और मौके से बरामद हुई है लगभग 1 लाख। आज रात की घटना है, 1-1:30 बजे थी, 1-2 जो भी रहा होगा टाइम। ये हल्द्वानी रुदपुर हाईवे पर टांडा ब्लॉक पड़ता हमारा। ये हमारी जो गश्त टीम की पत्रकारिता से इधर ये टांडा की तरफ ऑफिस की तरफ आ रही थी, तो ये टांडा ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर ये टांडा बीट में पूर्वी किनारे पर जो रोड है हमारी उसकी पूर्वी सिरे पर एक बोलेरो खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग लकड़ी लाद रहे थे। जब टीम ने दूर से देखा कि ये बोलेरो खड़ी है लाइट बंद करके और इसमें कुछ आदमी नीचे से ऊपर आ रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो इनको शक हुआ कि हो सकता है लकड़ी ले जा रहे हों। तो इन्होंने अपनी गाड़ी बाएं सिरे से दाएं हाथ पर के साइड में सामने डाली, तो ये लोग लकड़ी जो लाद रहे थे वो तो भाग खड़े हुए जंगल की तरफ और जो इसके अंदर थे वो गाड़ी लेके भागे। तो हमारी जो गश्ती टीम थी उसके सीधे आपस में टक्कर हो गई। हमारे लोगों ने तुरंत उतर के गाड़ी को घेरा, तो इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो गाड़ी चला रहा है उसका नाम लखविंदर सिंह है और ये खटोला, ये दिनेशपुर थाने में जगह पड़ती खटोला नंबर 2 वहाँ का रहने वाला है। इसका एक साथी है किशन विश्वास, वो भी वही खटोला का रहने वाला है। ये 2 लोग मौके से गिरफ्तार हुए हैं। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 6 नग खैर के बरामद हुए हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। मंगलौर पोस्ट ऑफिस में जागरूक सप्ताह के तहत पोस्ट ऑफिस रुड़की के सहायक अधीक्षक गणेश चमोली ने स्कूली बच्चों को डाकघर का महत्व बताते हुए उन्हें अपने रुपयों की सेविंग करने की जानकारी दी और कितना इंटरेस्ट किस तरह की सेविंग में मिलता है उसकी जानकारी भी छात्रों को दी गई। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये हमारा डाक सप्ताह चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है और इसमें डाक विभाग की विभिन्न जो हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं और ये वित्तीय सशक्तिकरण का चल रहा है। इसलिए हमने 11 तारीख को डाक चौपाल भी रखे हैं। डाक चौपाल में पब्लिक को अपनी सेवाओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं और ये हमारा पीएलआई आरपीएलआई का बिजनेस, महिला सम्मान स्कीम, आपका सुकन्या स्कीम, इन सब की जानकारी देके और इसमें सबसे बिजनेस इकट्ठे करने का हमारा इरादा। सर वैसे सप्ताह का तो ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर एक मंथ ही हम दे दें, पर्टिकुलर एक डेट ही दे दें।
ये तो लाइफ टाइम के लिए है कि भैया ये एक वो होता है ना कि भाई हमारा 11 से हमारा ये डाक सप्ताह चल रहा था, इस उसमें जरा हमें अपने ऑफिस का ऐड के लिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या क्या स्कीमें चल रही उन सब के बारे में। अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है भैया कि नहीं हमें 11 तारीख तक ही करना है, ये तो लाइफ टाइम है। जब जो है कि स्पेशली हमारे ऑफिस में जैसा इंश्योरेंस का चल रहा है और सेविंग का हमारा है, मनी ऑर्डर कैसे होता है, अब डिजिटल युग जैसे बताया, डिजिटल युग आ गया है, बैंक से ज्यादा लोग हमारे ऑफिस से भरोसा करते हैं। ये तो हमारे दादाजी के टाइम से भी पुराना है, इतना तो बैंक आउटर में नहीं है जितना हमारा पोस्ट ऑफिस अपना आउटर आउटर में है, हर जगह गाँव गाँव ये मेरे ख्याल से जाता है। सर बच्चों को तो सबसे पहले सब चीज की जानकारी देगी। इवन सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम पे जरूरी है, सेविंग बहुत मस्ट है भाई। अब जैसे बच्चों का आज के टाइम में, मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, ले 100 रुपए ले लो बेटा, जाओ कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे जैसे अभी छोटे हैं, इनकी कैचिंग पावर अभी हम इनके दिमाग में जो बैठा देंगे आगे लाइफ टाइम तक ये चला। अभी बताएंगे सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या आज के टाइम पे, किस तरह से हमारे मदर फादर तक स्ट्रगल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं, इनके लिए मेहनत करते हैं, तो इनको भी उसी मेहनत को पता चलना चाहिए ना कि सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम, ताकि आगे जाने पे इनको दिक्कत ना पड़े बच्चों को अपना। उसकी तो सर कहीं से कहीं तक कोई कॉम्पिटिशन है, वो तो आज भी चलते हैं। जैसे अभी सर को जो है 2.5 अक्षर वाला बता रहे थे कि भाई डिजिटल उसमें क्या डिफरेंस है, उसी पर्पज से वो कंपटीशन रख रहे हैं। लेकिन ये लेटर तो हमारा पोस्ट ऑफिस की जा रहा है और हमारा पोस्टमैन ही हमारा ऑफिस जाना है, जो बुनियादी हमारे लेटर। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 1 दिवसीय काशीपुर भ्रमण के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उद्यान के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी के लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ IIM काशीपुर काम करेगा। उसके उपरांत महामहिम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि इस शुभ अवसर पर जब एक महाअभियान की शुरुआत उत्तराखंड से की स्थापना हो रही है, राज्य के तेजी के विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा के लिए काशीपुर को चुना था, ठीक उसी तरह भारत सरकार ने इस पावन भूमि को प्रबंध के क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए IIM काशीपुर को स्थापित किया है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपना लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग और किस प्रकार कंज्यूमरिज्म नेटवर्क को जुड़ना पड़ेगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि IIM काशीपुर ने उधम सिंह नगर काशीपुर स्थित में 13 साल पूरे किए हैं उनके, और इसके अंदर में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। इनकी फैकल्टीज बहुत ही ऊंचे दर्जे की है और हर एक चैलेंज को एक चुनौती की तरह लेती है और उसका एक समाधान ढूंढती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मटेरियल रिसोर्स है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनको हम अपने सक्सेस की तरफ किस प्रकार से बदलाव करें। आज जो मैंने यहाँ पर वातावरण पाया है, जो हमारे युवा हैं, फैकल्टी हैं, जितने भी लीडरशिप IIM काशीपुर की है, उनके सबके दिल के अंदर में एक है कि किस प्रकार भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और जो हमारी एक्चुअल जगह है विश्व गुरु की, उसको कैसे हासिल करना है। ये जो मैनेजमेंट का तरीका है और जिस प्रकार से ये रिसर्च करते हैं, मुझे याद है कि मैंने जो IIM काशीपुर की जो मेन लीडरशिप है, डायरेक्टर साहब और उनके फैकल्टी हेड हैं, उनके आज से पहले 3 बार मीटिंग की थी और दिल के अंदर में कुछ सपने थे कि किस प्रकार हम उत्तराखंड को अपने अर्थव्यवस्था में अगले लेवल में ले जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो दिल में आशा आती है कि किस प्रकार हम हनी के इलाके में, अरोमा के इलाके में,
हमारा मिलेट का इलाका, हमारे टूरिज्म का इलाका, होम स्टे का इलाका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके अंदर में किस प्रकार हम अगले तह पर जाएं, अगले लेवल पर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिल के अंदर में जो क्रांति है, जो प्लानिंग है, अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसका इम्पैक्ट इफेक्ट रिजल्ट देखना है, तो हमको हमारी मैनेजमेंट की जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुझे IIM काशीपुर के परिवार के अंदर में वो पूरा भरोसा है। टुडे आई एम गोइंग एज ए वेरी कॉन्फिडेंट लीडर कि ये जो आज हमने उत्तराखंड सेल की स्थापना की है, जो 3 MOU साइन किए हैं, इसका अवश्य ही आने वाले समय पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे विकास और हमारे उत्पादन में एक खास फर्क होने वाला है। मैं आप मीडिया को भी बहुत खुशी है आप सबको मिलकर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये वाला जो मैसेज है कि किस प्रकार हमको इकट्ठा पूरे उत्तराखंड को, पूरे भारत को किस प्रकार सहयोग करते हुए एक इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस और वननेस के साथ में किस प्रकार अर्थव्यवस्था के, आपको तो मालूम है पहले भारत 10वें पायदान पे था, फिर 5वें पायदान पे, और आज इस क्षण के ऊपर में 4थे पायदान पर है। जिस प्रगति और जो उन्नति हो रही है, और अगर हम उसको मैनेजमेंट से और भी अच्छा उसको पैकेज करें, तो आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि भारत के गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।